आज लोकतंत्र वाला खेल खेलते हैं। पहला सवाल राहुल जी से पूछते हैं। राहुल जी, देश में लोकतंत्र बचा है या फिर खत्म हो गया है, जरा बताइए तो। लोकतंत्र आज हिंदुस्तान में नहीं है, खत्म हो गया है। अब मैडम सोनिया से भी पूछ लेते हैं लोकतंत्र पर। मैडम, आप क्या कहेंगी लोकतंत्र पर, बताइए ना। लोकतंत्र को नष्ट करने की चाहे जितनी भी कोशिश आप कर लें। अच्छा, यहां अभी भी कोशिश वाला ही मामला चल रहा है। अब तीसरी बड़ी शख्सियत भी कांग्रेस में हो गई है और वो है कांग्रेस अध्यक्ष। तो खड़गे साहब से भी पूछ लेते हैं। खड़गे साहब, आप क्या कहेंगे लोकतंत्र के बारे में? इस देश में डेमोक्रेसी को खत्म करना चाहते हैं मोदी जी। अगला नंबर तो केजरीवाल जी का ही बनता है ना, क्योंकि केजरीवाल मॉडल दो राज्यों में चल रहा है। 2 राज्यों में अराजकता फैली हुई है। उनकी सरकार है वहां पर। तो केजरीवाल जी, आप ही बताइए ना, अमित शाह और मोदी जी के बारे में क्या करेंगे ये देश का? जो हिटलर ने किया था, मोदी और अमित शाह की वही मंशा है। वो इस देश का संविधान बदलना चाहते हैं। ममता दीदी, आप भी लोकतंत्र पर कुछ कहेंगी क्या, बताइए तो। लोकतंत्र खतरा में है तो देश खतरा में हो जाता है। ये भी सही है। अब अखिलेश भैया से भी पूछ लेते हैं, वो भी कुछ जरूर कहेंगे। मोदी राज में लोकतंत्र का क्या हाल है? लोकतंत्र पूरा खत्म कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने। एक आरजेडी वाले से भी पूछ लेते हैं। लेकिन इस समय तो तेजस्वी यादव जी बिहार में जंगल राज खत्म करने में लगे हैं। तो किसी दूसरे से पूछ लेते हैं, मनोज झा जी से। तो मनोज जी, आप ही बताइए ना लोकतंत्र के बारे में। पूरा लोकतंत्र बीमार और दुर्बल दिख रहा है। अगला नंबर उद्धव जी का भी है। तो उद्धव जी, आपके साथ तो बड़ा उलट पुलट हो गया है। क्या कहेंगे लोकतंत्र के बारे में, बताइए ना। देश में तानाशाही की शुरुआत हो गई है, क्योंकि अब प्रजातंत्र तो देश में रहा नहीं। अब उद्धव ठाकरे के बाद शरद पवार से पूछे क्या? वैसे शरद पवार जी के साथ ये फारूक अब्दुल्ला साहब भी बैठे हैं, तो पहले उन्हीं से पूछ लेते हैं। फारूक साहब, आप कुछ कहेंगे लोकतंत्र के बारे में, जरा बताइए तो। डेमोक्रेसी इज इन डेंजर। देख रहे हैं, जब खुद मुख्यमंत्री थे तो कश्मीर का क्या हाल कर दिया था, लेकिन आज वो लोकतंत्र पर ज्ञान दे रहे हैं। तो पवार साहब, आप भी कुछ कहेंगे प्रजातंत्र पर, जरा कहिए ना। आज जिनके हाथ में हुकूमत है तो प्रजातंत्र को ठेस लगाने का काम करें। वाह, लोकतंत्र वाली जो ये फिल्म है ना, मजा आया कि नहीं आपको? बहुत इकट्ठा किया है मैंने, मतलब ये पूरा का पूरा वीडियो बड़ी मेहनत से निकाला है। लेकिन आप यकीन मानिए कि ये जो लोकतंत्र को लेकर बार बार पीएम मोदी पर निशाना साध रहे हैं, आप सोचिए कि जब इनके हाथ में सत्ता होती है तो ये लोकतंत्र को कैसे ठीक करते हैं, या लोकतंत्र कायम रहता है तो उसे कैसे ठीक करते हैं, ये भी समझना जरूरी है। और ये आपको बताता हूं मैं एक उदाहरण से। जिन वाजपेयी साहब को ये समझदार प्रधानमंत्री मानते थे, उनके साथ भी इन्होंने खेल कर दिया था। और खुद पवार साहब ने इसकी जानकारी दी थी। आप सुन लीजिए ये बयान। 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी जैसा एक समझदार प्रधानमंत्री होने के बाद लोगों ने परिवर्तन की बात की, किसी को हम लोगों ने प्रोजेक्ट नहीं किया था। हाँ, ये तो लोगों के नाम पे ही कहेंगे ना। लेकिन इससे पहले का खेल भी आपको याद रखना जरूरी है कि कैसे वाजपेयी जी को प्रधानमंत्री रहते सिर्फ 1 वोट से संसद में हराने का काम किया था। और जो खेल इन्होंने वाजपेयी जी के साथ किया, वही खेल 3 साल पहले देवेंद्र फडणवीस के साथ भी खेला गया। आप देख लीजिए, लोकतंत्र के नाम पर ही जनाब ने देवेंद्र फडणवीस को और अपने ही भतीजे अजीत पवार को मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री पद की शपथ दिला दी थी। और अब जब फडणवीस ने खुलासा कर दिया कि ये पवार साहब का खेल था, तो जानते हैं तब फिर से वो जनतंत्र बचाने की दुहाई दे रहे हैं। आप सुन लीजिए। और लोकतंत्र के साथ जो ये खिलवाड़ किया गया और उसमें जो जो लोग शामिल थे, वो अफसोस क्या जताएंगे, वो तो इसे लेकर गर्व कर रहे हैं। आप सुन लीजिए, संजय राउत साहब का बयान है ये। शरद पवारांना ओळखायला 100 जन्म घ्यावे लागतील असं। मगर इन सब के बीच शरद पवार जी ये भूल गए कि इस समय देश में मोदी राज है।
समय बदल गया है और जो खेल आपने लोकतंत्र के साथ करने की कोशिश की, जो खिलवाड़ करने की कोशिश की, उसकी भरपाई आपको करनी पड़ेगी। क्योंकि आपको याद होना चाहिए, प्रधानमंत्री मोदी ने ये आप लोगों के लिए ही कहा था कि वो भले कुछ करें ना करें, लेकिन राजनीति उन्हें खूब आती है और जिनको राजनीति आती है, आप उसे लेकर लोकतंत्र का खिलवाड़ करेंगे तो आपको उसकी भरपाई करनी पड़ेगी। लेकिन इस चक्कर में असल सवाल कि शरद पवार ने जो सियासी खेल खेला उसमें हुआ क्या? उस सियासी खेल में ठाकरे परिवार सियासी रूप से पूरी तरह बर्बाद हो गया। शिवसेना खत्म हो गई। ठाकरे परिवार से बेसिकली जो आप एंगल समझना चाह रहे हैं कि शिवसेना मतलब ठाकरे परिवार, तो शिवसेना को ठाकरे परिवार से अलग कर दिया गया। और याद रखिए, शरद पवार ने अपना बदला पूरा लिया है, अपना बदला पूरा किया है और ठाकरे परिवार इस बात को समझ नहीं पा रहा है और पूरी मीडिया इस बात को उठा नहीं पा रही है। आज के इस वीडियो में इसी को डिकोड करने वाला हूं। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। आखिर शरद पवार ने ठाकरे परिवार को सियासी रूप से क्यों बर्बाद कर दिया? शिवसेना को खत्म करने की कोशिश क्यों की? ये आपको बताऊं उससे पहले कुछ घटनाक्रम समझना बहुत जरूरी है। आप एक एक करके पहले घटनाओं को समझने की कोशिश कीजिए। 23 नवंबर 2019 की सुबह जिस प्रकार से देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार ने सीएम और डिप्टी सीएम पद की शपथ ली थी, वो एक हैरान करने वाली घटना थी। और जब देवेंद्र फडणवीस ने से पूछा गया, या 3 साल के बाद जब फडणवीस ने खुलासा किया कि इस मामले में तो शरद पवार शामिल थे, उनकी सहमति से ये शपथ ली गई थी, तो फिर सवाल उनसे पूछना लाजमी था। पहले तो वो घुमाते रहे, लेकिन आखिरकार उन्होंने अपना मुंह खोला और आप देखिए कैसे जवाब देते हैं। उनसे सवाल पूछा गया कि क्या आपको सुबह की शपथ के बारे में पता था? तो देखिए क्या कहा उन्होंने। पहले सवाल सुनिए आप। लेकिन पवार साहब ने जानते क्या कहा? पवार साहब ने यह कहा कि हर चीज क्या बताने के लिए होती है। अब देखिए कैसे घुमा के कह रहे हैं। फिर वो ये भी कहते हैं किसी की वजह से तो राष्ट्रपति शासन हटा और फिर उस खिलवाड़ को लोकतंत्र से जोड़ देते हैं, मतलब लोकतंत्र के आवरण से ढकने की कोशिश करते हैं। ये बयान सुनिए। असं काही घडलं नसतं तर राष्ट्रपती राजव सुटली नसती तर उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री झाले असते का? और इतना ही नहीं, शरद पवार साहब उसे भूल जाने की नसीहत भी देते हैं। आप ये भी बयान सुनिए। तो उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री झाले असते का? थोड़ा काहीतरी। और जानते हैं मजेदार बात क्या है? संजय राउत जिसके जरिए वो खेल रहे थे पूरी शिवसेना के साथ, वो भी बता रहे हैं कि उनको सब पता है। वो सही कह रहे हैं। आप सुनिए ना संजय राउत का ये बयान। हे जे पवार साहेबांनी सांगितलेलं आहे असं तुम्ही म्हणताय हे सत्य आहे। अब आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि लोकतंत्र बचाने की मुहिम चलाने वाले लोग दरअसल लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश करते हैं। और ये एक बार नहीं, कई वाकये हो चुके हैं। मैं महाराष्ट्र के सिलसिले में 2 वाक्यों को फिर से आपके सामने रखता हूं। बड़े ध्यान से समझिएगा, बड़ा ही संक्षिप्त तरीके से आपके सामने रख रहा हूं। 2014 में जब महाराष्ट्र में चुनाव हुआ तो सबको पता था कि भाजपा शिवसेना गठबंधन को बहुमत मिल चुका है। भले ही वो अलग अलग लड़े थे, लेकिन गठबंधन तो था ही तब भी, क्योंकि इस केंद्र में सरकार मिलकर थी दोनों की। लेकिन इसके बाद भी शरद पवार ने इस गठबंधन को तोड़ने के लिए ये चाल चली कि भाजपा को हम बाहर से समर्थन दे देंगे, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाए, याद रखिए। और फिर 2019 में यही काम किया उन्होंने। शिवसेना को ठिकाने लगाने के लिए ही शरद पवार ने भाजपा के साथ मिलकर ये चाल चली, ये बताया कि आप शपथ लीजिए, हम देखेंगे। और उसके बाद देखिए दोनों ने शपथ ली, लेकिन एक पेच है इसमें, शायद शरद पवार को कुछ इच्छा रही होगी। और जो मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था उसमें यह भी है कि शरद पवार शायद राष्ट्रपति पद चाहते थे,
अपनी बेटी को मंत्रिमंडल में जगह दिलाना चाहते थे, बहुत सारे मामले चल रहे होंगे, वो भी चाहते होंगे कि खत्म हो जाए। कुछ ना कुछ तो रहा होगा जो मैंने रिपोर्ट देखी है, मुझे पता नहीं है, लेकिन ये तो पीएम मोदी की सरकार है ना, वो तो इन चीज़ों में फंसने वाली है नहीं। अब शरद पवार को तो ये लग गया कि यहाँ तो कुछ नहीं मिलने वाला है, तो उन्होंने एकदम से पाला बदल लिया और उनको फिर ये समझ में आया कि नई योजना के तहत भाजपा को झटका देना आसान था, शिवसेना को खत्म करना भी आसान था, और जब शिवसेना सत्ता में होगी तो सत्ता पर पकड़ भी उनकी मजबूत होगी। और इसीलिए दोस्तों याद कीजिए कि उद्धव ठाकरे के लाख मना करने के बाद भी उनका नाम मुख्यमंत्री के लिए घोषित कर दिया गया। आप रिपोर्ट देख लीजिए। शरद पवार उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बनाकर उन्हें असफल साबित करना चाहते थे और ठाकरे परिवार से अपना पुराना राजनीतिक बदला पूरा करना चाहते थे। और आप हकीकत देखिए, जून 2022 में उद्धव ठाकरे को जब इस्तीफा देना पड़ा तो आप जानते हैं ना, वो महाराष्ट्र के सबसे असफल मुख्यमंत्री साबित हुए। ये उद्धव ठाकरे के नाम दर्ज है और ये पवार साहब की वजह से हुआ। और इस तरीके से दोस्तों बाला साहेब ठाकरे के नाम और सम्मान को सबसे बड़ा झटका लगा। और जानते हैं, इतना सब कुछ होने के बाद भी शरद पवार उद्धव ठाकरे को यह सलाह दे रहे थे कि एकनाथ शिंदे ने जो बगावत किया है उसे ही आप मुख्यमंत्री बना दो और महाविकास अघाड़ी की सरकार बचा लो, ये सलाह दे रहे थे। लेकिन एकनाथ शिंदे तो समझ गए थे कि भैया इस गठबंधन में तो अपना अस्तित्व ही खत्म हो जाना है, और भाजपा के साथ कंफर्टेबल थे क्योंकि दोनों की विचारधारा एक थी। तो एकनाथ शिंदे को वो मना नहीं पाए, उन्होंने भाजपा के साथ मिलकर महाराष्ट्र में सरकार बना ली, जो शरद पवार कतई नहीं चाहते थे। और एक बात और कि शिवसेना के साथ जब सरकार बनाई थी ना उद्धव ठाकरे के साथ, तो अंदर ही अंदर शरद पवार उसे कमजोर कर रहे थे। और इसका नतीजा सामने है दोस्तों कि शिवसेना पूरी तरीके से टूट चुकी है, ठाकरे परिवार के हाथ से निकल चुकी है। और अब एक और दिलचस्प चीज देखिए, आप अगर पूरे घटनाक्रम को देखेंगे ना तब आपको सारी चीजें क्लियर होंगी कि आज जब शिवसेना उद्धव ठाकरे से छीनी जा चुकी है, तो ये जानते हैं उद्धव ठाकरे को क्या सलाह दे रहे हैं? बोल रहे हैं कि भैया हकीकत को समझ जाओ, इंदिरा गांधी का उदाहरण दे रहे हैं और बोल रहे हैं कि नए सिंबल पर काम करो, नए चुनाव चिन्ह पर काम करो, लड़ने की जरूरत नहीं है। और वहीं दूसरी तरफ एक बात और याद रखिए कि शरद पवार चुनाव आयोग को भी गाली दे रहे हैं। और ये क्यों दे रहे हैं? सिर्फ इसलिए कि खतरे में जो लोकतंत्र वाला नैरेटिव है ना वो बचा रहे, और उसकी वजह से ही तो प्रधानमंत्री मोदी को गाली दे सकेंगे, तो चुनाव आयोग को भी वो गाली दे रहे हैं। मगर आप समझने की कोशिश कीजिए दोस्तों कि उन्होंने ठाकरे परिवार का तो काम तमाम कर ही दिया। और क्यों किया? क्योंकि उनको लगता है कि अगर शिवसेना समाप्त हो गई, जो आंकड़े आप देखेंगे तो उनको यह लगता है कि शिवसेना का जो वोट बैंक है उस पर वो कब्जा जमा लेंगे। मगर आखिर में आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि आखिर वो कौन सी सियासी दुश्मनी थी जिसकी वजह से शरद पवार ये बदला लेना चाहते थे? तो इसकी वजह बिल्कुल साफ है और मैं आपको कई बार बता चुका हूं, बिल्कुल संक्षिप्त में बता दे रहा हूं कि वाजपेयी जी के साथ शरद पवार ने जो धोखेबाजी की थी उसे बाला साहेब ठाकरे बड़ी अच्छी तरीके से समझ चुके थे, और इसी वजह से वो हाथ मिलाने तक को तैयार नहीं हुए थे। वही टीस कहीं ना कहीं शरद पवार के मन में बाकी थी, जो शायद आज पूरा हो चुका है। साथियों, आपको मैंने कई वीडियो दिखाए और सारे वीडियो का सिरा एक दूसरे से जाकर जुड़ता है, क्योंकि विपक्ष का एकमात्र मकसद क्या है? सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी को सत्ता से बेदखल करना। कोई मिशन नहीं है, कोई विजन नहीं है, कुछ नहीं है, बस एक ही है कि मोदी जी को सत्ता से बेदखल करना, और इसमें जाकर जो लोकतंत्र बचाओ वाला नैरेटिव है ना वो फिट बैठता है। यही हकीकत है। लेकिन सच्चाई एक और है कि इस नैरेटिव के जरिए जहां वो
प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधते हैं, वहीं दूसरी तरफ अपने स्वार्थ को पूरा करते हैं, सियासी दुश्मनी निभाते हैं, एक दूसरे को निपटाने का खेल भी खेलते हैं। इसलिए बहुत ध्यान से इस बात को समझिएगा कि ये जो लोकतंत्र बचाओ वाला खेल है वो क्यों खेला जा रहा है, उसके पीछे का निहित स्वार्थ क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं कि उनके खिलाफ भ्रष्टाचार की कार्रवाई हो रही हो और वो लोकतंत्र बचाने के लिए निकला है। ये बात ध्यान रखिएगा। वैसे अच्छी बात तो दोस्तों ये भी है कि इस देश का जनमत इस बात को न केवल देख रहा है बल्कि भली भांति समझ भी रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे निवेदन है साथियों कि आप मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नमस्कार।